मुझे याद सब है जरा जरा। मुझे याद सब है जरा जरा। मुझे याद सब है जरा जरा। वो लम्हा लम्हा साथ है। मुझे याद सब है जरा जरा। नमस्कार। मुझे याद सब है जरा जरा। आज के इस प्रोग्राम में हमारी मेहमान हैं पार्श्व गायिका प्रीति उत्तम। प्रीति जी की परवरिश उस परिवार में हुई जिसका संगीत की दुनिया से गहरा ताल्लुक है। प्रीति जी के पिता श्री उत्तम सिंह फिल्म जगत के जाने माने म्यूजिक अरेंजर और संगीतकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो आइए मिलते हैं संगीत से प्रीति रखने वाली प्रीति उत्तम से। आपसे बातचीत कर रही हैं लता खूब चंदानी। श्रोताओं को ये गाना याद दिलाने की जरूरत तो है नहीं। प्रीति ने की पॉपुलैरिटी हुई इस गाने के साथ मासूम के लकड़ी की काठी। प्रीति सिर्फ 4 बरस की थी उस समय। 4 बरस की प्रीति तो मैं नहीं बन सकती अभी, 4 साल की, लेकिन कोशिश करो। कोशिश करती हूँ। ओके। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई, घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई। टकबक 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 टकबक। घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई, घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। घोड़ा था घमंडी, पहुंचा सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी। टकबक 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 टकबक। घोड़ा था घमंडी, पहुंचा सब्जी मंडी बर्फ पड़ी थी, बर्फ में लग गई ठंडी। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। हाल ही में प्रीति ने एक एल्बम बनाई नौशाद साहब के साथ।
प्रीति के करियर में ये बहुत ही बड़ी हाईलाइट हुई, क्योंकि नौशाद साहब इंडस्ट्री के सबसे जाने माने, सबसे रिस्पेक्टेड म्यूज़िक डायरेक्टर रहे हैं, और इस समय उन्होंने प्रीति को अपना पहला लिखा हुआ एल्बम गाने को चुना। ये बहुत ही बड़ी बात है प्रीति के लिए। एक 4 साल की प्रीति जिसने बच्चों के लिए गाने गाए, और आज नौशाद साहब के लिए उन्होंने इंटरनेशनल एल्बम में गाया। हम इस सफ़र को ट्रेस करते हैं। प्रीति, पहले ये बताओ कि 4 साल में तुम्हें चुना किसने गाना गाने को? 4 साल में एक्चुअली इस गाने से पहले, मासूम से पहले एक फिल्म आई थी तुम्हारे बिना, तो उसमें मैंने राम लक्ष्मण अंकल के लिए गाया था। एंड उसमें कुछ 3-4 गाने थे मेरे, नानी इतनी मोटी क्यों है, एंड मतलब 2-3 बच्चों के गाने थे उसमें। तो जब वो गाने बाहर आए तो मुझे पता नहीं, मुझे एक दिन फ़ोन आया, सिंस डैडी वहाँ पे ऑलरेडी थे, पंचम अंकल के यहाँ ऑलरेडी डैडी एज अ वायलिनिस्ट, एज एन अरेंजर काम करते थे। तो उन्हें जब पता चला कि उत्तम जी की बेटी जो है छोटी सी 4 साल की, वो गाती है, तो उन्होंने डैडी को कहा कि अरे उत्तम, तुमने तो कभी बताया नहीं। तो फिर उसके बाद आई डोंट नो क्या हुआ, अंकल ने मुझे गाने पे बुलाया, और मुझे आज तक याद है कि मुझे एक छोटा सा स्टैंड दिया गया था खड़े होने के लिए, क्योंकि मेरी हाइट जो है वो माइक्रोफोन तक नहीं पहुंच रही थी। तो उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं था, एंड सारे कोरस वाले मुझे देख देख के हंस रहे थे कि ये लड़की, 4 साल की लड़की जो है, ये मतलब 2 स्टैंड्स के ऊपर खड़े होके गाना गा रही है। एंड आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं इतनी ज़्यादा नर्वस थी उस दिन, बिकॉज सारे कोरस वाले आंटी अंकल सारे सब सामने खड़े हैं और मैं अकेले अंदर माइक पे खड़ी हूँ और ये लकड़ी की काठी गा रही हूँ। सो मैं बहुत नर्वस थी, लेकिन नहीं पता था कि आज तक लोग मुझे उस गाने से याद करेंगे। हाँ जी। तुमने 4 साल की उम्र में सीखना शुरू किया था? नहीं, मैंने सीखना शुरू किया 1.5 साल की उम्र से। रियली? जी। 1.5 साल की उम्र में क्या बात करती थी कि सीखती कुछ थी? नहीं, मतलब मैं बोल तो पाती नहीं थी। हाँ। तो मेरे दादाजी अपने कंधों के ऊपर मुझे लेके, हाँ। तो सारे गामा बोल नहीं पाती थी, तो आ करवाते थे। तो क्योंकि सुर मेरे अंदर था, तो उन्होंने बोला कि मतलब मैं अब जब दादाजी से बात करती हूँ तो बोलते हैं कि बेटा मुझे तकलीफ नहीं हुई क्योंकि सुर तुम्हारे अंदर था, तो मैं सिर्फ तुम्हें लेके बैठता था और मैं सिर्फ बजाता था और तुम सुर गाती थी। अच्छा। तो ऐसे मेरी फॉर्मल ट्रेनिंग जो है वो शुरुआत हुई है। दादाजी से शुरू हुई? जी। और डैडी से क्या मिला? डैडी से ऑन माइक सीखने को मिला। अच्छा। मतलब दादाजी से मैंने घर में सीखा, लेकिन डैड का एक था कि डैड ने आज तक कभी भी मुझे घर में बिठा के नहीं सिखाया। ओके। कभी भी, नेवर। मतलब उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि बेटा तुम यहाँ रॉन्ग हो तो तुम इसको सुधार लो, नो। जब मैं माइक पे गई हूँ, माइक पे जाने के बाद जब डैडी को ये लगा कि नहीं यहाँ ये है, यहाँ ये है, ये गलतियां हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो ये गलतियां हैं, तुम अपनी सुधार लो एज अ मैच्योर्ड सिंगर। सो टिल डेट व्हेनेवर आई, मतलब जब भी मैं डैडी के सामने गाती हूँ, इवन जब मैंने गदर के लिए गाया है, प्यार दीवाना होता के लिए गाया है, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला डैड से, बिकॉज उनके इतने साल का जो एक्सपीरियंस है वो मेरे काम आया। प्रीति डायरेक्टली अपने दादाजी की स्टूडेंट रही है और वहाँ से उसने गुरबानी तक गाई बचपन में एक माहिर सिंगर भूपेंद्र जी के साथ। इज दैट करेक्ट प्रीति? सही बात है? जी बिल्कुल सही है। लकड़ी की काठी और तुम्हारे बिना से पहले मैंने भूपेंद्र सिंह जी, जिनको मैं मामा जी कहती हूँ, तो उनकी गोद में बैठ के मैंने एक शब्द गाया था। वो शब्द के दिन भी बहुत सारे मतलब मेरी डिमांड्स थी जिनको पूरा किया गया था। हम शब्द गा रहे थे और सडनली मैंने बीच में शब्द बंद कर दिया और कहने लग गई कि अगर जूते नहीं आएंगे तो मैं गाना नहीं गाऊंगी। अच्छा। तो वो आज तक मुझे जब भी भूपी मामा जी मिलते हैं तो हमेशा बोलते हैं क्यों तुम्हारे जूते आ गए। तो वो एक इंसिडेंट मेरी लाइफ का है जो मुझे बहुत अजीज है। मुझे मैं हमेशा उसे याद रखती हूँ। मैं उस इंसिडेंट को कभी नहीं भूल सकती अपनी लाइफ में। वो इंसिडेंट मतलब जब हम रिकॉर्ड कर रहे थे, एक तो मेरी फर्स्ट रिकॉर्डिंग, ऊपर से सारे उस दिन मेरे रिकॉर्डिंग में थे, डैडी, दादाजी, नेचुरली ये तो होंगे, प्लस मॉम, मामा भी थी और बड़ा भाई भी था।
तो सब मेरे नाटक देख रहे थे कि इस लड़की के नाटक आज सहन कर लो, क्योंकि इसको गाना गवाना है, अदरवाइज कोई मेरे नाटक नहीं सहन करता। प्रीति, कितना रियाज करती हो दिन में? काफी कर लेती हूँ, करना पड़ता है। मतलब एक तो मैं नौशाद साहब के पास जाती हूँ, उनसे मैं आज भी सीख रही हूँ। सुशीला रानी बाबूराव पटेल करके एक सिंगर है, क्लासिकल सिंगर, बाबूराव पटेल जी की वाइफ, उनके पास मैं जाती हूँ सीखने के लिए। प्लस मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि अजय चक्रवर्ती जैसे क्लासिकल सिंगर का हाथ मेरे सर पे है। अच्छा। उन्होंने मुझे बेटी माना है और वो मुझे सिखाते हैं। अच्छा। तो वंस इन अ वाइल आई गो टू कैलकाटा, हाँ, और ही कम्स हियर। अच्छा। अगर वो बॉम्बे में होते हैं तो मेरे पास रहते हैं, मुझे सिखाते हैं, और अगर मुझे कैलकाटा जाना पड़ता है तो मैं बाबा के पास रुकती हूँ, श्रुति नंदन में। श्रुति नंदन एक इंस्टीट्यूट है जो बाबा ने बच्चों के लिए बनाया है, मतलब सिंगर्स के लिए। सिंगर ट्रेनिंग, फॉर्मल ट्रेनिंग जो है वो श्रुति नंदन में दी जाती है कैलकाटा में। तो मेरा जब भी जाना होता है मैं कैलकाटा में ही रुकती हूँ बाबा के पास। ऐसे लगता है कुछ सीख पाई हो, और कितना सीखना है, कितना हासिल किया है? ये तो जो है, मतलब ये तो जितना आप सीखते जाइएगा उतना कम है अपने लिए। साडे ते वेड़े बूटा अंगूर दा, मुंडा ते लगे जिवे पेड़ खजूर दा, जोड़ी है जचदी नहीं वेड़ियो, जोड़ी है जचदी नहीं। कुड़ी ते साडी है फुल गुलाब दा, मुंडा ते दसो पुत्तर केड़े नवाब दा, जोड़ी है जचदी नहीं वेड़ियो, जोड़ी है जचदी नहीं। साडे ते वेड़े बूटा अनार दा, मुंडा ते वेखो किवें अखियां मारदा, जोड़ी है जचदी नहीं वेड़ियो, जोड़ी है जचदी नहीं। साडे ते बागां विच पक गईयां अंबियां, प्यार दियां रातां देखो हो गईयां लंबियां, साडे ते मेर करो ओ रब जी, साडे ते मेर करो ओ रब जी, साडे ते मेर करो ओ रब जी, साडे ते मेर करो। जब तक मेरा 100% कंसंट्रेशन नहीं होता है मैं रियाज कभी नहीं करती। डैड हमेशा यही कहा करते हैं कि बेटा अगर तुम 1 घंटा भी रियाज करो, लेकिन उस 1 घंटे में तुम्हें 1 घंटा वहां होना चाहिए। हाँ। अगर तुम वहां 1 घंटा हो तब तो तुम्हारे रियाज के मायने हैं, नहीं तो तुम अपने साथ मजाक कर रही हो। तो ये चीज जो मुझे डैडी के मतलब मेरे अपने, इसको बोलते हैं ना, खानदान में मिली है। मतलब दादाजी से डैडी में, डैडी से अब कोशिश कर रही हूँ कि ये चीज मेरे में भी आए। और डैडी खुद रियाज करते हैं? एक टाइम था जब डैड 16-16 घंटे रियाज करते थे, 15-15 घंटे रियाज करते थे। लेकिन अब क्या होता है कि अगर वो कॉम्पोजिशन के लिए बैठे हैं तो एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि डैड बैठे हैं कॉम्पोजिशन के लिए, और कुछ मैं शायद फ़ोन कॉल आया है या क्या हुआ है, मैं डैड को बुलाने गई। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मैं वहाँ 15 मिनट खड़ी रही। 15 मिनट, और 15 मिनट में मतलब उन्होंने आंखें तक नहीं खोली, एंड वो इतने डीपली इमर्स्ड थे अपने काम में। वो शायद कॉम्पोजिशन कर रहे थे या किसी गाने के लिए सोच रहे थे या अरेंजमेंट कर रहे थे, मुझे नहीं मालूम वो क्या कर रहे थे। सिर्फ उनके हाथ में हारमोनियम था, एक चश्मा पड़ा हुआ था और एक पीस ऑफ पेपर था जिसमें उनका कुछ लिखा हुआ था। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं कि 15 मिनट उन्होंने, मतलब मैं भी खड़ी रही, मैं भी उन्हें देखती रही, और उन्हें पता ही नहीं कि मैं खड़ी हूँ। तो डेडिकेशन जो है वो ऐसा ही होता है, मुझे लगता है। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं ये याद सब है जरा जरा। और आज के इस प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं पार्श्व गायिका प्रीति उत्तम से लता खूबचंदानी की बातचीत। तुम 2 भाई बहन हो? जी नहीं, 3 भाई बहन हो। एक फिल्म आई थी अमर अकबर एंथनी, अगर आपको याद है तो
जब अमर अकबर एंथनी आई तो उस समय मेरे जो बड़े भाई थे वो थे 5 या 6 साल के और मैं शायद 4 साल की थी। तो हम दोनों में 2 साल का अंतर है। तो हमारे में एक बड़े भाई को वीर जी कहा जाता है। हाँ। तो भाई नहीं कहते, हाँ। भैया नहीं कहते, हाँ। पंजाबी लैंग्वेज में आप वीर जी कहेंगे। तो मुझे बचपन से एक आदत डाली गई कि बेटा तुम अपने बड़े भाई को वीर जी कहोगी। तो मैंने बोला ठीक है वीर जी कहूंगी। तो एक दिन पता नहीं उस दिन क्या हुआ, डैडी बोलते हैं कि नहीं कुछ बात हुई। मैं जल्दी जल्दी बाहर से खेलती खेलती आई और मैंने बोला अरे अमर 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 जरा सुन तो इधर आओ। भाई का नाम अमर है। तो मैंने उनको बुलाया अरे अमर अमर इधर आओ इधर आओ। तो डैड ने मुझे एक थप्पड़ दिया उठा के, बोला कि आज के बाद अगर तुमने अमर बुलाया तो तुमको बहुत बहुत मार। डैड जनरली मुझ पे कभी हाथ नहीं उठाते। वो डैड का फर्स्ट एंड लास्ट थप्पड़ होगा, मतलब मुझे जो मारा उन्होंने। तो उस समय बहुत रोना धोना शुरू हो गया कि डैड ने मुझे मारा, लाडली बेटी और ये वो। तो उसके बाद ये फिल्म आई अमर अकबर एंथनी। तो डैड बाहर से आए कि बेटा एक फिल्म लगी है चलो देखने चलते हैं। बोलते कौन सी फिल्म? बोलते अमर अकबर एंथनी। तो मैं जाके अमर को मैंने बोला वीर जी एक फिल्म आई है, वीर जी अकबर एंथनी। तो मतलब उस समय मैंने ये भी नहीं, मतलब मुझे आई वाज सो स्मॉल, उस एक थप्पड़ का इतना बड़ा इम्पैक्ट आया मुझ पे कि मैंने अमर बोलना ही भूल गई थी मैं। मतलब फिल्म आई तो भी वीर जी अकबर एंथनी, ऐसा हुआ मेरे साथ। और अब तक वीर जी है कि कभी अमर बोल देती नहीं हो? अब तक वीर जी हैं, उनको मैं अमर बोल ही नहीं सकती। हाँ, ओके प्रीति, तुम्हें बहुत ही अच्छा लगा होगा जब नौशाद साहब ने तुम्हें चुना अपने पहले लिखे हुए एल्बम को जी वॉइस देने को। जी 8वां सुर नौशाद साहब का पहला एल्बम था जो उन्होंने खुद लिखा था। और ये कैसे हुआ कि उन्होंने तुम्हें चुना? मैं नौशाद साहब को मैं अब्बाजान बुलाती हूँ। तो क्योंकि डैडी उनके साथ काम कर चुके हैं एंड डैडी बहुत क्लोज हैं उनसे, तो जाहिर है कि मुझे वो पोती मानते हैं अपनी। तो मैं अब्बाजान कहती हूँ। और जब मेरा एक फिल्म आई थी 7वां आसमान, आपको याद होगा, तो उसमें एक गाना था सोचा तुम्हें खत लिखूं, इस खत को मैं फाड़ डालूंगी, समथिंग ये गाना था। तो मम्मी डैडी और मैं हम तीनों मिलके अब्बा के पास गए। तो उन्होंने कहा कि बेटा अगर तुमको गाना सीखना है, अगर तुमको एक अच्छा सिंगर बनना है तो पहले तुम उर्दू सीखो। क्योंकि उसमें मैंने खत बोला था। अच्छा। जो कि मतलब उनके लिहाज से ये बहुत गलत था, क्योंकि उर्दू में सबसे पहले गाने में जो है तलफ़ुज़ देखा जाता है। तो मैंने फिर उर्दू सीखी। तो मैं खत पे आई तो उन्होंने कहा ठीक है अब तुम मेरे पास आ सकती हो। तो मेरा उनके पास जाना शुरू हुआ। और पता नहीं हमारी कुछ 15-20 गज़लें तैयार होने लग गई। तो कुछ मतलब मैं उनको रिकॉर्ड देती थी कर करके कि उनको भी याद रहे, मेरे जहन में भी रहे। तो एक दिन पता नहीं क्या हुआ, नवरस रिकॉर्ड्स वाले जो हैं उनके एक बख्शी साहब हैं जी, उनका आना हुआ बॉम्बे। वो ऐसे बैठे थे तो अब अब्बाजान को पता नहीं क्या हुआ, अब्बाजान ने मेरा एक कैसेट सुना दिया। तो बोलते हैं ये लड़की कौन है? तो बोलते हैं ये उत्तम जी की बेटी है। तो ये आती है मेरे पास, तो बोलते हैं इसका एक एल्बम कीजिए आप। अच्छा। बस वहां से बात शुरू हुई। और अबू हमेशा कहते थे कि मुझे तुम्हारे साथ एक एल्बम करनी है जो तुम गाओ मेरे लिए। तो फिर उसमें मतलब आई वॉज वेरी न्यू। मैंने फर्स्ट टाइम अबू के साथ एल्बम की तो फिर हमने हरी जी को लिया। अच्छा। हरिहरन। हाँ। जब हरिहरन जी और मेरा फिर एल्बम रिलीज हुआ और ये एल्बम हमने लंदन में रिलीज किया था। तो दिस इज हाउ 8वां सुर केम अप। कैसे? बहुत काम करना पड़ा, बहुत रियाज करना पड़ा। बहुत मतलब जब मैं वहां जाती हूँ, अबू के पास जाती हूँ तो 3 घंटे 4 घंटे मामूली बात है। मतलब अगर हम बैठे हैं सुबह शाम के 4 बजे से तो 8-9 कब बज जाते हैं हम दोनों को पता नहीं चलता। एक एक लिखना, तलफ़ुज़ समझना, एक एक गजल को लेके बैठना। और उस गजल में मतलब तरह तरह की जगहें, मतलब एक जगह नहीं, तरह तरह की जगहें जो हैं वो उन्होंने मुझे सिखाई। मतलब ये नहीं कि तुम कर लेना, नहीं, मतलब हमेशा एक एक जगह को उन्होंने मायने दिया।
हाँ। कि ये जगह यहीं पर आनी चाहिए। तो ये जो चीज़ है ये मैंने अब्बू से सीखी है। अभी तुम फिल्म्स में गाने लगी हो? फिल्म्स मैंने कुछ मेरी 3-4 फिल्में आई हैं पुरानी, आपको पता होगा कोयला में मैंने गाया है, युग पुरुष में गाया है। अब जो मैं लेटली गा रही हूँ वो है प्यार दीवाना होता है, और गदर में मेरे 2-3 गाने हैं। गदर इज डन बाय डैडी, डैडी का म्यूजिक है, और अनिल शर्मा जी की फिल्म है, डायरेक्टर है, तो उसमें मेरे 2-3 गाने हैं। जस्ट
चलो नई फिल्म का सुनते हैं। रखना मेरी राह तकना, ये याद रखना मेरी राह तकना। कागज हो तो फाड़ दूं, धागा हो तो काट दूं, दुनिया हो तो छोड़ दूं, वादा कैसे तोड़ दूं। इस वादे पे मुझको अब जीना अब मरना सजना। मगर हम मिलेंगे, ये याद रखना मेरी राह तकना, ये याद रखना मेरी राह तकना। सा 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 गरे गरे ग सा रे 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 सा 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 गरे गरे ग सा रे 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 पा 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 ग पा पा रे गा मा ग रे सा रे ग म पा 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 मा ग रे दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है मुझे याद सब है जरा जरा। और आज के इस प्रोग्राम में हमारी मेहमान हैं प्लेबैक सिंगर प्रीति उत्तम। मगर हम मिलेंगे
ये याद रखना, मेरी राह तकना। प्रीति, तुम्हें किसी भी सिंगर ने इन्फ्लुएंस किया है? जी, मैं बचपन से लता जी को बहुत सुनती आई हूँ। मतलब ये आई थिंक ये मेरे में दादाजी से आया है। दादाजी बहुत इंडियन नोटेशन के ऊपर बहुत तवज्जो देते थे हमेशा से। तो पुराने गाने जो हैं, मतलब लता जी के जो मदन मोहन के गाने, शंकर जी के गाने, गज़लें जो हैं इनकी, तो उनको उन्होंने हमेशा मुझे कहा कि बेटा इसका नोटेशन जो है, इसका नोटेशन करके जो तुम गाओगी वो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए बचपन से लता जी का जो एक इन्फ्लुएंस है वो मेरे में बहुत है। अच्छा। बट फॉलोइंग एज सच नहीं कि मैं उनकी गायकी को फॉलो करती हूँ या उनकी इसको फॉलो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अननोइंगली जो है एक उनका एक इन्फ्लुएंस माइंड में है, साइकोलॉजिकली यू कैन से, बिकॉज गाने दिए गए तो उन्होंने कहा कि, मतलब दादाजी ने हमेशा यही कहा कि क्योंकि उस टाइम पे जो गाने थे वो ही अपने में एक इंस्टीट्यूशन थे। हाँ। तो जब आप गानों को लेके बैठे, अगर आप गानों का नोटेशन करें तो वो वही एक इंस्टीट्यूशन है आपके लिए। तो इसलिए जो है उनका इन्फ्लुएंस रहा है मेरे। कहा जाता है कि लता जी जिस किस्म से एक्सप्रेशन देती है शब्दों को, शायद ही लोग दे सकते हैं और सुन सुन के सीख सकते हैं उससे। कोई एग्जाम्पल याद आती है जो आपने सुन के सीखा है उनके गानों को? एक गाना था लता जी का, है इसी में प्यार की आबरू, वो जफा करे मैं वफा करूं, जो वफा भी काम ना आ सके, तो वो ही कहे कि मैं क्या करूं, है इसी में प्यार की आबरू। जो ना बन
किसी नजर की हूँ जुस्तजू, न किसी नजर की हूँ जुस्तजू, मैं वो फूल हूँ जो उदास हूँ, न बहार आए तो क्या करूँ, है इसी में प्यार की आबरू, वो जफा करे मैं वफा करूँ, जो वफा भी काम ना सके, तो वही कहे कि मैं क्या करूँ, है इसी में प्यार की आबरू। ये सब जो गाने हैं ये एक इंस्टीट्यूशन है, मतलब वे ऑफ थ्रोइंग वर्ड्स और वे ऑफ एक्सप्रेशंस। तो इसके बाद अगर मैंने मतलब मुझे कुछ एक सीखने का मौका मिला है तो वो हुआ है जब मैं अब्बू के गाने गा रही थी। अब्बू के पुराने गाने गाना और अब्बू का अब गाना वाज अ मेजर डिफरेंस फॉर मी, क्योंकि उसमें एक गजल थी जो मैं आपको बताना चाहूंगी। हो तन्हा खुद से बात करूं, तन्हा खुद से बात करूं, दिल की हालत दिल से कहूं, दिल की हालत दिल से कहूं, तन्हा खुद से बात करूं, तन्हा खुद से बात करूं। मतलब जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे थे ना, तो आई डोंट नो, इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा रोई। मतलब मैं गा नहीं पा रही थी। हरी जी खड़े हैं, डैडी खड़े हैं, नौशाद साहब खड़े हैं, और शाम को जब कोई नहीं है स्टूडियो में, सिर्फ डैडी खड़े हैं सामने, एंड व्हेन आई रिकॉर्ड दिस, सो आई कुड नॉट बिलीव माई ईयर्स, यू नो, बिकॉज इन अब्बा जान की जो फॉर्मल ट्रेनिंग है, जो इतने महीने जो हम लोगों ने बैठ के रियाज किया, वही एक एक वर्ड, एक एक हरकत को तवज्जो देना, वो मैंने फिर अब्बू से बहुत सीखा। तो इसलिए अब्बू का बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट है मेरी लाइफ में। अब जी कर रहा है कि कुछ ऐसा सब्सटेंशियल और गाओ। नौशाद साहब के एल्बम में से ही कुछ सुनाओ। बिल्कुल। ओके, ये भी एल्बम का ही है, 8वां सुर का, और इट्स अ वेरी लाइट मूड गजल। घटा छाई थी, सावन खुल के बरसा, घटा छाई थी, सावन खुल के बरसा, मगर प्यासा कोई अब तक है प्यासा, घटा छाई थी, सावन खुल के बरसा, घटा छाई थी, सावन खुल के बरसा। क्या बात है। ये भी उनका ही है। नौशाद साहब का एल्बम खुद उन्होंने लिखा था पहली बार, क्योंकि वो कंपोजर रहे हैं और लिरिक्स पहली बार लिखे थे। किस किस्म का फीडबैक मिला, लोगों का रिएक्शन क्या था इस एल्बम के लिए? लंदन में जहाँ ये एल्बम रिलीज हुआ, वहाँ से तो आज तक अबू को फोन्स आते हैं, आज तक इंटरव्यूज। उस दिन अबू हैड गिवन अ रेडियो इंटरव्यू फॉर लंदन, तो मुझे बता रहे थे कि ऐसा हुआ। तो आज तक मतलब उन्हें फोन्स आते हैं, खत आज तक उनके जो फैंस हैं वो आज तक लिखते हैं और यही कहते हैं कि जो नई आवाज़ आपने यूज़ की है वो अच्छी है। तो इससे मुझे बहुत मतलब एक हौसला मिलता है कि
हमने जो करने की कोशिश की है वो लोगों को पसंद आया है। प्रीति, तुम्हारे दूसरे भी एल्बम्स हैं जी। कौन से हैं बताओ? एक एल्बम आई थी सुर, वो एक सेमी क्लासिकल एल्बम थी और एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए थी वो एल्बम। हाँ। लेकिन मुझे छोटे छोटे बच्चों ने भी कहा कि दीदी आपकी एल्बम बहुत अच्छी, जबकि वो एक सेमी क्लासिकल एल्बम थी। हाँ। मतलब इट स्टार्टेड विद अ वेरी वेरी सूदिंग मूड। मतलब जैसे सुबह एक आप लगा दीजिए तो पौना 1 घंटा जो है वो आपका एकदम सूदिंग मूड में निकल जाएगा। उसका एक वीडियो भी बना था, सुर के घुंघरू बांध पैर में आज शाम में नाचूंगी। अच्छा। तो लोगों ने बहुत पसंद किया वो एल्बम। और दूसरा जी के साथ भी था कुछ? जी के साथ बहुत पहले एक एल्बम निकला था, प्रीत उसका नाम था। हाँ। जिसकी वजह से मुझे इंडस्ट्री में गाने के लिए मिला। अच्छा। मतलब उस एल्बम ने, वो एल्बम जो है राजेश रोशन जी के पास गई। हाँ। राजेश रोशन जी वाज लुकिंग आउट फॉर अ न्यू वॉइस। तो तलत जानी करके एक प्रोड्यूसर है, हाँ, हाँ, अगर आपको पता हो। हाँ। तो उन्होंने कहा कि ये नई आवाज को आप सुन लीजिए। तो उसमें से फिर उन्होंने, मेरा एक फेवरेट गाना था उसमें, मैंने साजन साजन बोला साजन आ गए। वो बहुत ही एक मतलब एक बहुत टेम्पल में बैठ के कोई गाए वो ऐसा गाना था। तो उसको सुन के राजेश जी को पता नहीं क्या लगा, फिर उन्होंने मुझे युग पुरुष में चांस दिया, कोयला में चांस दिया। अच्छा, कोयला का कौन सा गाना था बताओ? गाऊं? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके। बदन जुदा होते हैं, दिल तो जुदा नहीं होते। कैसे जुदा करेंगे लोग, खुदा नहीं होते। बदन जुदा होते हैं, दिल जुदा नहीं होते। कैसे जुदा करेंगे खुदा नहीं होते। प्यार के आगे पर्वत क्या है, अंबर भी झुकता है। प्यार नहीं रुकता है, अंबर भी झुकता है। प्यार नहीं रुकता है। प्यार के आगे पर्वत क्या है, अंबर भी झुकता है। प्यार नहीं रुकता है, अंबर भी झुकता है। प्यार नहीं रुकता है। नहीं रुकता है।
मसीहा सबसे बड़ा है। लाख दवा की एक दवा है। पूरी होकर ही रहती है, पूरी होकर ही रहती है। पहुँचे खुदा तक ये वो दुआ है। जुदा होते हैं जुदा नहीं होते। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं मुझे याद सब है जरा जरा। और आज के इस प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं पार्श्व गायिका प्रीति उत्तम से लता खूबचंदानी की बातचीत। प्रीति, इतने गाने गाए हैं, तुम्हारा फेवरेट कौन सा है? अपने गानों में से मेरा एक गाना आया था युग पुरुष में, हाँ। जो मनीषा जी के लिए गाया जी, था। जी, जी। वो मेरा फेवरेट गाना है। एंड क्योंकि उसे पिक्चराइज भी बहुत अच्छा किया है, तो दैट इज माय फेवरेट सॉन्ग। एंड डैडी के लिए जो मैंने गाया है गदर का, जो मेरा गाना आने वाला है, वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है। बड़ी मुश्किल से दिल में अपने, बड़ी मुश्किल से दिल में अपने लोग बताते हैं कुछ सपने। ये सपने शीशे के खिलौने टूट के बस लगते हैं रोने। दिलों पे छा जाते हैं ये बादल काले काले। चलो एक दूसरे को करे रब दे हवाले। मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले। चलो एक दूसरे को करे रब दे हवाले।
पानी। नहीं हम भूलने वाले, नहीं तुम भूलने वाले, चलो एक दूसरे को करें रब दे हवाले। मुसाफिर जाने वाले, नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को करें रब दे हवाले। मुसाफिर जाने वाले, नहीं फिर आने वाले, चलो एक दूसरे को करें रब दे हवाले। प्रीति, तुम्हें एक बात बताऊं जो शायद तुम्हें पता नहीं हो, ये मुझे मनीषा ने सुनाई थी। उसने कहा कि जब मैं छोटी सी बच्ची थी जी। मैंने मासूम देखी थी। Okay. और मैंने अपने रूम में मम्मी को लेके लॉक किया और कहा मामा इधर बैठो और मैं तुम्हें एक गाना सुनाती हूँ। और उसने लकड़ी की काठी गा के और नाचा और Okay. पूरा गाना जब तक खत्म नहीं होता वो सबको जबरदस्ती बिठा के सुनाती थी। Oh, और wow. वहां से उसे पता चला कि मुझे एक्टिंग करनी है और मैं एक्ट्रेस बनने वाली हूँ। वो खुद भी बहुत छोटी थी। ओके। पूछना उससे ये बात। जरूर। अब याद करो कि बचपन में तुम्हारी गर्मी की छुट्टियां कैसे बीतती मुझे थी। कुछ याद नहीं रहता बचपन क्यों में। प्रीति, इतनी तो बूढ़ी नहीं हो गई हो। नहीं, लेकिन अब ये याद नहीं है कि मुझे बचपन की छुट्टियां कैसे बीतती थी। बम्बई में ही गुजरा बचपन। या बम्बई में मैं पैदा हुई हूँ, कटनी में, लेकिन ब्रॉट अप इन बॉम्बे। अच्छा, तो स्कूल की छुट्टियों में क्या करते थे, कहाँ स्कूल की जाते थे? छुट्टियों में जनरली हम कटनी चले जाते थे। कौन इतना है मुझे वहाँ? याद है, कटनी में मेरी नानी रहती थी। नानी इज नो मोर। तो नानी, मामा जी, मामी, क्योंकि मैं वहाँ की पैदाइश हूँ तो सबको बड़ा रहता था कि एक साल में एक बार तो कम से कम ये लोग आए। एंड मम्मी सबसे छोटी हैं बहनों में, तो मम्मा वहाँ जरूर जाती हैं साल में एक बार। अब हमारा जाना टूट गया बिकॉज अब काम है एंड डैडी अपने बिजी हैं, मैं अपनी बिजी हूँ, तो अब जाना होता नहीं है। लेकिन हाँ, गर्मियों की छुट्टियों में हम एक पॉइंट होता था हमारा कि हमें कटनी जाना है। अच्छा। पांचों को। तो वी कुड नॉट एस्केप दैट ट्रिप ऑफ आवर्स, नेवर, वी हैड टू गो टू कटनी। अच्छा था कि नहीं? बहुत अच्छा, वहां जाके खेलना, बहुत आम खाना क्योंकि उस टाइम पे गाने का, गले का इतना ध्यान नहीं रखना होता है, आज तो इज अ डिफरेंट थिंग। एंड क्योंकि कटनी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो मुझे हमेशा लू हो जाती थी और आधी छुट्टियों में मम्मी को भाग के वापस आना पड़ता था। ये हमेशा हुआ है मम्मी के साथ। लेकिन times have changed and now it's like I am in Bombay all the time. अभी पास्ट टाइम्स क्या हैं तुम्हारे? पास्ट टाइम्स आधा दिन तो जाता होगा, इतने 3 गुरु हैं तुम्हारे म्यूजिक के। हाँ। और उसके बाद कभी कभार टीवी देखना, फिर पिक्चर्स देखती हो, फिल्म्स देखती हो? नहीं, कुछ खास नहीं। अपनी फिल्म्स देखती हो जिसमें गाया है? हाँ, वो कोशिश करती हूँ देखने की। फिर आई लाइक रीडिंग, पढ़ना बहुत पसंद है मुझे। फिर लिटिल बिट ऑफ इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। ओके। पॉलिटिशियन बनना चाहती हो? नहीं, बनना नहीं चाहती हूँ, बट पढ़ना अच्छा लगता है मुझे। पॉलिटिक्स के बारे में नॉलेज होना अच्छा लगता है। एंड घर में साथ में बैठते हैं तो खाना बनाना बहुत पसंद है। मैंने सुना है मम्मी बिल्कुल काम नहीं करने देती है। नहीं, मम्मी बिल्कुल काम नहीं करने देती है, वो बात अलग है, लेकिन आई लव कुकिंग। ये तो बताओ कि जब सारे साथ में बैठते हैं कि क्या म्यूजिक की ही बातें होती है? नहीं, म्यूजिक की बातें तो होती हैं लेकिन मस्ती मजाक भी बहुत होता है। बिकॉज डैड, मैं, मीतू इज माय छोटा भाई। फिर अमर, उसका नाम लेना अलाउड है? हाँ, उसका नाम एंड अमर जी जो है वो मेरे बड़े भाई हैं, एंड मम्मा, ये हम 5 हैं। तो हम ज्यादा फ्रेंड्स हैं और फैमिली कम है। तो मीतू, अगर आप मिलेंगे तो मीतू और डैडी अगर बात करते हैं तो हम पहचान ही नहीं सकते कि ये फादर एंड सन है। मतलब ऐसा रिलेशन है, टच वुड। सो म्यूजिक के बारे में तो हमारी बातें होती हैं, लेकिन ज्यादा मस्ती मजाक। और मीतू भी इसी लाइन में है। मीतू इज ऑल्सो कंपोजर। उसका नाम, पूरा नाम है गुरमीत। अच्छा। गुरमीत सिंह। अच्छा। तो वो भी कंपोजर है। और गदर में बैकग्राउंड में उसने किया है डैडी के साथ। अच्छा। एंड गदर के कई गाने उसने अरेंज किए हैं। जो मेरा गाना है वो मीतू का अरेंज किया हुआ है। अच्छा।
तो ही इज़ वर्किंग एज एन अरेंजर एंड अ म्यूजिक डायरेक्टर। प्रीति, तुम मुझसे बातें करने में बहुत मजा आया, शुक्रिया। खास करके तुम्हारे गाने सुनने में इतना मजा आया। हम कामना करते हैं कि तुम्हें बहुत सारे गाने मिले और बहुत नाम हो। Thank you. थैंक यू। मुझे याद सब है जरा जरा। आज के इस प्रोग्राम में हमारी मेहमान थी पार्श्व गायिका प्रीति उत्तम। आपसे बातचीत कर रही थी लता खोपचंदानी। आज के इस प्रोग्राम के निर्माण से जुड़ी क्रिएटिव टीम का परिचय इस प्रकार है। टेक्निकल असिस्टेंट दिनेश दाभोलकर, पोस्ट प्रोडक्शन उषा मेहता, एसोसिएट प्रेजेंटर कमल शर्मा, प्रेजेंटेशन राकेश जोशी और इस एपिसोड की प्रोड्यूसर थी शीला मोदी। मुझे याद सब है जरा जरा। मुझे याद सब है जरा जरा। मुझे याद सब है जरा जरा, वो लम्हा